अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक आज का हमारा है हीलियम नियॉन लेज़र्स। लेज़र का टॉपिक बेटा हम पढ़ चुके थे कि इसकी प्रोडक्शन किस तरह की होती है, क्या कुछ इसके अंदर प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। आज देखने जा रहे हैं इसकी टाइप्स, अक़साम। आसानी से हासिल होने वाले लेज़र जो हैं, जिसकी किसी किस्म की कोई कास्ट नहीं होती या लो कास्ट लेज़र कह सकते हैं आप इसे, वो है हीलियम नियॉन लेज़र। इस लेज़र के अंदर बेटा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दो गैसेस शामिल होती हैं, हीलियम और नियॉन। एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 85% ऑफ हीलियम गैस इस्तेमाल की जाती है और वहीं 15% ऑफ नियॉन गैस इस्तेमाल की जाती है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर टू प्रोड्यूस अ लेज़र। हीलियम गैस और नियॉन गैस का ये तनासुब, यहाँ एक बात नोटिस करें बेटा, नियॉन हमेशा ये एक्टिव मीडियम के तौर पर काम करती है। एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ये ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट अकर करेगी। तो इसका मतलब मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट ये किसके अंदर पाई जाएगी? ये नियॉन के अंदर पाई जाती है। और इस मेटास्टेबल स्टेट के बाद लेजिंग एक्शन स्टिमुलेटेड इमिशन से एक्वायर किया जाएगा। एक और बात बेटा, हीलियम और नियॉन को इकट्ठे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह यह है कि इन दोनों गैसेस के लिए एक बात जहन में रखें कि इनकी जो मेटास्टेबल स्टेट है ये सिमिलर है। मेटास्टेबल स्टेट ये नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल बेटा। उसकी वजह, अगर हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी की बात की जाए तो ये हमेशा 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। क्लियर? ये मेटास्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद होगा। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हीलियम इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट को लीव करने के बाद अपनी एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चले जाते हैं। और वहीं जब नियॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो इसकी मेटास्टेबल स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इन दोनों के दरमियान में देखें कि यहाँ इसकी मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी और यहाँ नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी ये राउंड अबाउट नियरली एक दूसरे के इक्वल है। 0.05 का फर्क है, और ये फर्क भी बड़े आसानी से वहाँ पर ओवरकम कर लिया जाता है। वो कैसे, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हीलियम और नियॉन को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इनकी मेटास्टेबल स्टेट एक दूसरे के करीब करीब होती है। अब होगा क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर 85% तक इस्तेमाल की जाएगी हीलियम, जबकि 15% तक इस्तेमाल की जाएगी नियॉन। और यूं 100% का ये मिक्सचर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाएगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मुराद क्या है बेटा? करंट पास किया जाएगा। जैसे ही करंट पास करता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं हीलियम के साथ। ये हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपनी ग्राउंड स्टेट को लीव करेंगे और एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो और वो आकर इस हीलियम इलेक्ट्रॉन से टकराएं और हीलियम एटम को क्या कर दें, एक्साइट कर दें, तो ये टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी? 20.61 प्लस 0.05 तो 20.66। अब हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये आगे फर्दर टकराते हैं नियॉन एटम्स के साथ, और नियॉन अपनी इस ग्राउंड स्टेट को छोड़कर, नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट को लीव करके ये यहाँ इस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चले जाते हैं। मेटास्टेबल स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से डी एक्साइट होते हैं तो ये फोटॉन इमिट करते हैं, और यूं हमेशा याद रखिएगा यहाँ इस नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स इस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर रहते हैं और वो मेटास्टेबल स्टेट 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अचीव कर ली जाती है। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके तहत लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। हीलियम नियॉन लेजर
क्योंकि इसके अंदर दो गैसेस फिल की जाती हैं, हीलियम और नियॉन, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको मंसूब किया गया। बहुत लो कास्ट है, आसानी से अचीव हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड कराना है हीलियम एटम्स के साथ, हीलियम एटम्स एक्साइट होंगे, आगे फर्दर वो हीलियम एटम इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पाए जाने वाले नियॉन एटम्स के साथ टकराते हैं, उन्हें एक्साइट कराते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट से उन्हें उनकी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। अब जैसे ही मेटास्टेबल स्टेट के अंदर कुछ टाइम के लिए 10⁻³ सेकंड के लिए ये रिजाइड करते हैं, वहां रहते हैं, तो फिर आने वाले फोटॉन्स और इधर से मेटास्टेबल स्टेट से दोबारा जब ग्राउंड स्टेट की तरफ नियॉन एटम्स आते हैं, तो उस केस के अंदर ये फोटॉन्स एक दूसरे के साथ इनफेज हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है और लेजर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये सिंपलर मेथड था हीलियम नियॉन लेजर का। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यही, इनकी परसेंटेज कितनी होती है और इनकी मेटास्टेबल स्टेट क्या बराबर है, डिफरेंट है, ये एमसीक्यूज बनते हैं। बस इसके बाद ये प्रोसीजर आपने करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हीलियम नियॉन लेजर। इसके बाद इन लेजर्स के कुछ यूजेस होते हैं। ठीक है बेटा, यूजेस के अंदर हमने पहला देखना है सर्जिकल टूल के तौर पर। बेटा जहन में रखिए, सर्जिकल टूल के तौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? टू क्योर द आई डिजीजेस। ठीक है बेटा, आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज अ सर्जिकल टूल। ठीक है, ये मोतिया उर्दू में कहते हैं इसको हटाने के लिए लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं, ऑपरेट नहीं किया जाता जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर इसके बाद डिस्ट्रॉय टिश्यूज, जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं, इनको लेजर्स की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाता है कि एक हाई इंटेंस बीम ऑफ लेजर लाइट इस्तेमाल की जाती है। इतनी हाई एनर्जी होती है उसकी कि वहाँ पर मौजूद जितने भी ये कैंसर सेल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। फिर काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं इनके डायग्नोज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इनको। कैसे? जैसा कि कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की वेल्डिंग के लिए, और जो लिम्फ्स हैं इनकी वेल्डिंग के अंदर, लिम्फ्स की वेल्डिंग के अंदर बेटा लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेजर्स को। अब ये लेजर्स क्या करती हैं? कैपिलरीज की स्मॉलर लेवल के ऊपर वेल्डिंग इसलिए की जाती है कि डिजीज ना फैले, टू कंट्रोल द डिजीज। ठीक है बेटा, तो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कैपिलरीज की वेल्डिंग या सीलिंग की जाती है, और इसी तरह से लैंप्स जो हैं इनकी भी वेल्डिंग लेजर्स के जरिए से की जाती है ताकि डिजीज एक जगह से दूसरी जगह फैले ना। कैंसर क्योर के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डिस्ट्रॉय करता है टिश्यूज़ को, और वहाँ आप कैंसरस टिश्यूज़ ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे टिश्यूज़ हो सकते हैं स्मॉलर लेवल के ऊपर जिनको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? लेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, स्मॉल होल प्रोड्यूस करने के लिए, स्मॉल होल कहाँ पर बेटा? जहाँ लार्जर विड्थ हो। मोटी चादरों के अंदर जो अमूमी तौर पर स्टील की होती हैं या फिर आयरन की, उन चादरों के अंदर बिल्कुल स्मॉल से पॉइंट्स की सूरत के अंदर जो होल्स बनाए जाते हैं, सुराख बनाए जाते हैं, वो हमेशा इन लेजर्स की मदद से किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। ठीक है बेटा, एक ये इनका इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग और कटिंग का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कटिंग। तो इन मोटी चादरों को जितनी भी हैवी ये मेटल्स हो सकती हैं उनकी कटिंग के लिए लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेजर्स आर यूज्ड। तो एक इसका ये यूज होता है। इसके बाद होता है लाइनिंग अप इक्विपमेंट्स। इस केस के अंदर जितनी भी मोटी चादरें हैं या लंबे पाइप्स होते हैं, हैवी पाइप्स हो गए इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, उन पाइप्स की, उन चादरों की, उन प्लेट्स की बेटा लाइनिंग करने के लिए लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेजर्स आर यूज्ड पाइप्स की लाइनिंग
पाइप्स लाइनिंग, ठीक है बेटा। और इसी तरह से शीट्स जितनी हो गई इनकी लाइनिंग के लिए लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, ठीक है बेटा। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, मुख्तलिफ तरह की ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है बेटा। एक ये इसका यूज बन जाता है। होलोग्राफी, लफ्ज होलोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है बेटा, एमसीक्यूज आपसे पूछ चुका है, ग्रीक वर्ड है। होलोग्राफ एक इमेज होता है, 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज हासिल किया जाता है एक टेक्निक के जरिए से। होलोग्राफ उस इमेज को कहा जाता है और होलोग्राफी वो टेक्निक है जिसके जरिए से 3 डायमेंशनल इमेज हासिल किया जाता है। वैसे ग्रीक वर्ड ये जो होलोग्राफ है इसका मतलब होता है कंप्लीट पिक्चर, ठीक है बेटा, कंप्लीट पिक्चर का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंप्लीट पिक्चर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, होलोग्राफी की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, ये आपके सिलेबस के अंदर कहीं नहीं लिखी गई लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे। अ स्कीम फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड फेज ऑफ वेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज होलोग्राफी। एक ऐसी स्कीम जिसके तहत वेव्स की फेज और इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करके किसी एक ऑब्जेक्ट में से जो आ रही होती हैं वेव्स, उन वेव्स के फेज को और इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के बाद एक 3 डायमेंशनल इमेज तैयार करना, ये अंदाज कहलाता है होलोग्राफी का, ठीक है। और उस इमेज को बेटा क्या कहा जाता है, होलोग्राम, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछ चुका है, इसको आपने नोट कर लेना है, ये आपके सिलेबस बुक में कहीं नहीं दिया गया। इसके बाद एक और यूज है इसका, बारकोड रीडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखें बेटा, बारकोड जो रीडर होता है, इस रीडर के अंदर एक लेजर बीम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, लेजर बीम। अब ये काम क्या करेगा, ये लेजर बीम इस बारकोड से टकराने के बाद जब दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसके अंदर बारकोड में छुपी हुई तमाम तर इंफॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट के बारे में होती है वो इंफॉर्मेशन फिर कंप्यूटर की मदद से निकाल ली जाती है। तो इस तरह से बारकोड रीडर के अंदर लेजर बीम को इस्तेमाल किया जाता है टू रीड द इंस्ट्रक्शंस और डिटेल ऑफ एनी सब्सटेंस। जो भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, जब आप एक किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर जो आइडेंटिटी कार्ड है इनके ऊपर भी बारकोड रीडर लगाए गए हैं कि अगर जो आईडी कार्ड है इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसके अलावा अगर पर्सन के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो बारकोड रीडर लगाए जाते हैं और उनके अंदर वो सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद होती है, तो वहाँ भी लेज़र बीम इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर कि एक फ्यूजन रिएक्टर के अंदर अगर कंट्रोल्ड वे के जरिए से फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस कराना हो तो उसके लिए भी लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है बेटा। एक सही कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए भी लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर, फ्यूजन रिएक्टर के अंदर। वो एक ऐसा डिवाइस जहां पर फ्यूजन प्रोसेस किया जा रहा होता है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, उसके अंदर हमेशा इन लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सीडी एंड डीवीडी के अंदर, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, ठीक है बेटा, और इसके अलावा डिजिटल वीडियो डिवाइस के अंदर मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन की पहचान करने के लिए लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं। बेटा सादा जो साबका कुछ दौर के अंदर अगर आप हैं तो काफ़ी सारे जितनी भी फिल्म्स हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जो डाटा स्टोर किया जाता था वो सीडी की सूरत के अंदर या फिर डीवीडी की सूरत के अंदर स्टोर किया जाता था। तो उसके अंदर बेसिकली तौर पर एक कम्पैक्ट डिस्क होती है या डिजिटल वीडियो डिवाइस होती है जिसके अंदर ख़ास तरह के स्क्रैचेस या स्क्रैच की सूरत के अंदर इमेजेस बना के
उन इमेजेस के अंदर क्या किया जाता था, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी। अब लेज़र बीम इस्तेमाल करता है, नीचे से एक लेंस लगा होता है, वो लेज़र पल्स भेज रहा होता है जो इस कंपैक्ट डिस्क के साथ या फिर डिजिटल वीडियो डिवाइस के साथ टकराने के बाद दोबारा जब रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको रिसीव किया जाता है। तो इनके अंदर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फिर उसको आगे फर्दर उसको प्रोसीड किया जाता है और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाली जा रही होती है। तो ओरिजिनली तौर पर इन कंपैक्ट डिस्क में से या डिजिटल वीडियो डिवाइसेस के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लेज़र पल्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, एक ये इसका इस्तेमाल है। इसके बाद गाइडेड सिस्टम के अंदर जितना भी एक दिफाई आपके पास डिफेंस गाइडेड सिस्टम है, ठीक है बेटा, डिफेंस गाइडेड सिस्टम के अंदर लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी हथियार है ना और जितने भी हमारे पास कोई डिफेंस के सिस्टम लगाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह के आर्मी लेवल्स के ऊपर, उनके अंदर ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो लेज़र इस्तेमाल की जाती है। इवन के हाई प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर भी लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर ठीक है बेटा। इवन के आर्मी के अंदर तो कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनके अंदर टारगेट का सही तरीके से निशाना हासिल करने के लिए कि उसका पॉइंट क्या है, टारगेट को सही से हिट करने के लिए भी लेज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद स्कैनिंग, सबमरीन ट्रैकिंग, नेवी लेज़र्स को इस्तेमाल करती है, लेज़र्स टू ट्रैक सबमरीन्स। अंडर वाटर जितनी भी सबमरीन्स पाई जाती हैं उनको अपनी हदूद के अंदर चेक करना कि आया कि किसी और कंट्री का जो सबमरीन है वो हमारी हदूद के अंदर तो नहीं आया, इसको चेक करने के लिए हमेशा लेज़र से इस्तेमाल की जाती हैं। और ये अक्सरियती तौर पर पाकिस्तान नेवी हो गई या जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी नेवी इस टेक्निक को इस्तेमाल करती है। तो सबमरीन ट्रैकिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आखिर के अंदर इसका लास्ट वन यूज़ है प्रिंटिंग के लिए। आपने लेज़र्स प्रिंटर देखे होंगे आजकल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये लेज़र इस्तेमाल की जाती है एक किसी भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए किसी दूसरे पेज के ऊपर लेज़र्स ही इस्तेमाल की जाती हैं। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है बेटा, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन अदर पेजेस। अब इसके लिए लेज़र्स इस्तेमाल की जाएंगे, लेज़र्स आर यूज्ड। ठीक है बेटा, लेज़र्स इस्तेमाल की जाएंगे। ये था बेटा हमारा टॉपिक हीलियम नियॉन लेज़र। बहुत आसान है। अगर आपको लेज़र की फॉर्मेशन बनती कैसे हैं, फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनका कंसेप्ट आपको ठीक ठाक आता है तो आपको हीलियम नियॉन लेज़र के लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। जस्ट थ्योरी है, 4-5 पॉइंट हैं वो आपने जहन में रखने हैं। फिर इसके बाद इसके यूजेस अलग से वो 3-4 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है। तो फिर इसके जो जितनी भी प्रोसीजर हैं वो सबका उसके साथ फिर इसके यूजेस को शामिल करके वो लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।